Hello, good morning everybody. Myself Dr. Anju Raniwal. I am Assistant Professor of Sociology from Government Mira Girls College उदयपुर। आज आप लोगों के सामने मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ उसका टाइटल है कल्चर, संस्कृति। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इस विषय के चुनाव के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि हम लोग संस्कृति का हिस्सा हैं। संस्कृति के बिना मानव की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो संस्कृति अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। और बीइंग अ स्टूडेंट आप सब लोगों को संस्कृति के बारे में आपने बहुत पहले पढ़ा भी होगा और आप लोग जानते भी होंगे। इसलिए संस्कृति कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसे आप पहली बार सुन रहे होंगे। लेकिन आप अगर हम प्राचीन काल से बात करते हैं तो हम देखते हैं कि आदि काल के अंदर जो मनुष्य शिकार करता था, पशु को शिकार करके खाता था, उसके पास अपनी कोई भाषा नहीं थी, अपने कोई रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं नहीं थी, कोई एक जीवन जीने का कोई स्पष्ट तरीका नहीं था। तो उस वक्त कह सकते थे वो सिविलाइज्ड नहीं था, कल्चर्ड नहीं था, उसके पास संस्कृति नहीं थी। और ये संस्कृति जो थी उस वक्त उसे हम पशु के समान मान सकते थे। और संस्कृति ने मानव को पशु से अलग किया, क्योंकि जहां संस्कृति है वहां मनुष्य पशु से बिल्कुल अलग हो जाता है, सिर्फ एक संस्कृति के एस्पेक्ट पर जाकर। तो इस टॉपिक के अंदर हम बहुत सारे विषयों को, संस्कृति के जो तत्व हैं उनकी स्टडी करेंगे। हम जो संस्कृति के वेरियस एस्पेक्ट्स हैं उसका इवोल्यूशन उसकी स्टडी करेंगे, उसकी विशेषताओं को जानेंगे, उसके प्रकारों को जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं इसके इवोल्यूशन से कि बेसिकली लेस्ली वाइट जो था उसने अपनी बुक द इवोल्यूशन ऑफ कल्चर, उसमें सबसे पहले उसने बताया कि प्रकृति ने बेसिकली मनुष्य को कुछ ऐसी शारीरिक विशेषताएं दी हैं जिसके कारण कि वह संस्कृति का निर्माता बना। कुछ ऐसे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो मनुष्य के अंदर हैं, जो कि पशुओं के अंदर नहीं होंगे, उन कैरेक्टरिस्टिक्स, उन विशेषताओं के कारण मनुष्य ने संस्कृति का निर्माण किया। और उन विशेषताओं के अंदर हम देखते हैं तो सबसे पहली विशेषता है हाथ घुमा सकने की क्षमता। ये कैपेसिटी सिर्फ मनुष्य के पास है कि वो हाथ को किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी दिशा में घुमा सकता है। और इसके साथ साथ जो अंगूठे की एक विशिष्ट स्थिति है उसके कारण भी वो लिखने का काम कर सकता है, भवन निर्माण का काम कर सकता है, वो सारी एक्टिविटीज कर सकता है जो कि एक पशु नहीं कर सकता। सेकंड है तीक्ष्ण दृष्टि, यानी किसी भी घटना को देखने का जो कैपेसिटी है, जो एक विशेषता है, वो मनुष्य के अंदर ही है कि वह घटनाओं को बहुत अच्छे से देख सकता है, उनके बेस पे निष्कर्ष निकाल सकता है, उसके बेस पे वो एक नवीन खोज कर सकता है, कोई नई चीजों को अस्तित्व में ला सकता है। और ये कैपेसिटी सिर्फ मनुष्य के पास है कि वो चीजों को समझ सकता है और उसके अकॉर्डिंग अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकता है। भाषा, जो कि विचारों के प्रस्तुत करने में सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है, हम बिना भाषा के अपने विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचा सकते। भाषा विचारों के आदान प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण जरिया है और इसी भाषा के कारण संस्कृति को हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को संचारित करते हैं या पहुंचाते हैं। अगर मनुष्य के पास भाषा नहीं होती तो संस्कृति उसी के साथ खत्म हो जाती, नेक्स्ट पीढ़ी को वापस नए तरीके से संस्कृति का विकास करना पड़ता। फोर्थ है मेधावी मस्तिष्क। मस्तिष्क का निर्माण, सभी पशुओं में भी मस्तिष्क है, मनुष्य में भी मस्तिष्क है, लेकिन जो मनुष्य का मेधावी मस्तिष्क है उस मस्तिष्क के अंदर लॉजिक्स ढूंढ सकता है, तर्क, चीजों को विचार कर सकता है, संस्कृति का विकास कर सकता है, जो कि पशु नहीं कर सकता। इस मेधावी मस्तिष्क के कारण ही आज हम ई लर्निंग के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह बैठे हुए क्लासेस के अंदर अपने लेक्चर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हमारे मेधावी मस्तिष्क की ही देन है, अदरवाइज ये नेक्स्ट टाइम इम्पॉसिबल होगा। पांचवी विशेषता है सीधे खड़े हो सकने की क्षमता। जनरली पशु जो होते हैं वो 4 पैरों पर चलते हैं, मनुष्य 2 पैरों पे चलता है, उसके 2 हाथ फ्री होते हैं और वो इन 2 हाथों की सहायता से कोई भी दूसरे उपयोगी कार्य जो होता है वो कर सकता है। अब एक सवाल हमारे मस्तिष्क में आता है कि संस्कृति क्या है। बेसिकली जब मैं इतनी देर से संस्कृति शब्द यूज कर रही हूँ तो हमें ये पता होना चाहिए कि संस्कृति होती क्या है। इनिशियल के अंदर हम देखें तो संस्कृति का निर्माण जो था वो संस्कृत भाषा से इसकी उत्पत्ति को माना गया और ये कहा गया कि संस्कृति जो है वो उसका अर्थ होता है परिष्कृत किया हुआ। ये
संस प्लस प्र धातु से बना हुआ है, सम प्लस प्र धातु से बना, जिसका अर्थ होता है परिष्कृत किया हुआ। इसके अंदर जो भी चीजें परिष्कृत हुई हैं, जो भी रिफाइंड फॉर्म में हमारे सामने आई हैं, वो संस्कृति के अंतर्गत रखी गई हैं। दूसरा इसकी उत्पत्ति का कारण माना गया संस्कार, यानी कि मनुष्य जन्म से मृत्यु तक अनेक संस्कारों को संपादित करता है और वो सारे के संस्कृति के अंग होते हैं, उसका हिस्सा होते हैं, उसका पार्ट होते हैं। तीसरी चीज मैंने आपको बताया जो है उसको जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाने के अंदर संस्कृति का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। संस्कृति व्यक्ति के समग्र जीवन से संबंधित होती है, उसके जीवन के हर पार्ट से जन्म से मृत्यु तक वो सांस्कृतिक तत्वों को ग्रहण करता है और उन्हें दूसरी पीढ़ी को संचारित करता है। लेकिन ये एक जीवन जीने का तरीका है जिसके द्वारा मनुष्य जो है वो एक जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनता है, समाज में रहने योग्य बनता है और सामाजिक विशेषताओं को प्राप्त करता है। संस्कृत की जो एक फेमस डेफिनेशन है वो टायलर ने दी थी अपनी पुस्तक में प्रिमिटिव कल्चर, और उसने बताया था कि टायलर एक बहुत ही प्रसिद्ध मानवशास्त्री है और इन्होंने बताया कि संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा तथा इसी प्रकार की सभी क्षमताओं और आदतों का समावेश रहता है जिन्हें मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। यानी इसमें जो ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा ये सारे के सारे संस्कृति के अभौतिक पक्ष को दर्शाते हैं। तो टायलर की परिभाषा में जो एक सबसे बड़ी कमी हमें जो लगी उसमें ये कि इसमें भौतिक पक्षों का उल्लेख उन्होंने नहीं किया और उन्होंने बताया कि मनुष्य जो कुछ भी सीखता है, समाज से जो कुछ भी प्राप्त करता है, वह सब संस्कृति है और संस्कृति एक विरासत है, समाज से मिला हुआ एक उपहार है। और टायलर ने अपनी परिभाषा के अंदर उसी चीज को स्पष्ट करने का प्रयास किया कि इन सब चीजों को मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है, सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा सांस्कृतिक तत्वों को ग्रहण करने का प्राप्त करता है और इन सब ग्रहण करता है। तो उसके लिए समाजीकरण की प्रक्रिया जो होती है वो भी बहुत महत्व निभाती है। इस प्रक्रिया के दौरान ही मनुष्य उन सभी सामाजिक व्यवहारों को सीखता है जो कि समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बहुत ही अनिवार्य होते हैं। एक और मानव शास्त्री हर्स्कोविट्ज बहुत ही प्रसिद्ध मानव शास्त्री थे और इनकी ये डेफिनेशन बहुत कॉमन डेफिनेशन है जो कि बच्चों ने पहले की क्लासेस में पढ़ी भी होंगी और ये हमेशा याद रखने वाली डेफिनेशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि उन्होंने अपनी पुस्तक मैन एंड हिज वर्क्स में दी थी कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। कल्चर इज अ मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरमेंट, यानी कि मनुष्य ने जो कुछ भी बनाया है, जिन भी अपने चारों ओर जिन भी वस्तुओं का निर्माण किया है, वे सभी संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। हम अगर मानव शास्त्रियों के अकॉर्डिंग देखें या हमारे समाज शास्त्री थे फेयरचाइल्ड, उन्होंने कहा था कि प्रतीकों द्वारा सामाजिक रूप से प्राप्त और संचारित सभी व्यवहार प्रतिमानों का सामूहिक नाम संस्कृति है। जितने भी हमारे व्यवहार प्रतिमान है, अगर उनको हम एक साथ कंबाइन कर ले तो उसको हम संस्कृति के रूप के अंदर मानते। व्यवहार प्रतिमान क्या होते हैं? समाज के द्वारा स्वीकृत और मान्य व्यवहार जो होते हैं वो व्यवहार प्रतिमान कहलाते हैं, जिन्हें की समाज की स्वीकृति मिली होती है और हमसे बीइंग अ सोशल एनिमल हम अपने आप को कहते हैं, तो बीइंग अ सोशल बीइंग हमसे ये एक्सपेक्टेशन की जाती है, हमसे ये उम्मीद की जाती है कि समाज के द्वारा निर्धारित जो व्यवहार प्रतिमान होते हैं उसके अनुसार ही हमारा व्यवहार होना चाहिए ताकि समाज में व्यवस्था बनी रहे और उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समाज द्वारा निर्धारित व्यवहार प्रतिमानों के अनुरूप हमारा आचरण होना चाहिए। और ये हमारे जो व्यवहार प्रतिमान होते हैं वो हमारी संस्कृति कहलाते हैं। हमारे बोलने का तरीका, हमारे खाने का तरीका, हमारे उठने का तरीका, बैठने का तरीका, दीज ऑल आर कल्चर, ये सब हमारी संस्कृति है। और अगर हम मानव शास्त्रियों को भी देखें, समाज शास्त्रियों को देखें, तो सभी ने एक ही विचार दिया कि बेसिकली संस्कृति क्या है? संस्कृति विचार करने का, अनुभव करने का और जीवन व्यतीत करने का एक तरीका है, एक संपूर्ण विधि है, एक प्रोसेस है, एक मेथड है। और जो कुछ भी मनुष्य ने अपनी बुद्धि और अनुभव से बनाया है और
जिसको वो फॉलो कर रहा है, वो सब संस्कृति के अंतर्गत आता है। तो संस्कृति जो है उसको एक व्यवहार प्रतिमानों की समग्रता के रूप में देखा जा सकता है। अब हम देखेंगे कि संस्कृति के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कल्चर की। तो इसकी सबसे पहली विशेषता है संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है। देखिए, मनुष्य जब जन्म लेता है तो किसी संस्कृति के साथ जन्म लेता है, उसे सीखता है, समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सीखता है। हॉवेल ने कहा था ये कि संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का योग है। जो भी व्यवहार प्रतिमान मनुष्य सीखता है उसको हम कंबाइंड फॉर्म के अंदर कल्चर कहते हैं। संस्कृति यानी सीखी जाती है। जन्म से व्यक्ति संस्कृति को सीखकर नहीं आता है, समाजीकरण की प्रक्रिया के बाद धीरे धीरे वो सीखता है, सामाजिक प्रतिमानों को सीखता है और उन सीखे हुए व्यवहारों के योग को हम संस्कृति कहते हैं। चाहे हमारे रीति रिवाज हो, प्रथाएं हो, परंपराएं हो, इन सबको मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते सीखता है, समाज में रहकर सीखता है। और व्यक्तिगत व्यवहार को हम संस्कृति नहीं कह सकते। अगर कोई एक व्यक्ति अपना व्यवहार कर रहा है और हम कहें कि हाँ ये संस्कृति है, नो। संस्कृति का मतलब ये होता है कि समूह के द्वारा किया गया व्यवहार जो स्वीकृत है और मान्य है समाज के द्वारा, उसे ही हम संस्कृति के अंतर्गत रखते हैं। व्यक्तिगत व्यवहार को संस्कृति के अंतर्गत नहीं रखा जाता। दूसरा है कि संस्कृति समूह का आदर्श है। मनुष्य जिस भी समूह का सदस्य होता है उस समूह के कुछ अपने आदर्श नियम होते हैं, कुछ व्यवहार प्रतिमान होते हैं और समूह ये एक्सपेक्ट करता है कि व्यक्ति उसका सदस्य होने के नाते उन व्यवहार प्रतिमानों को फॉलो करे, उन नियमों को फॉलो करे, उन नियमों के अनुसार आचरण करे। और अगर उन नियमों के अनुसार आचरण करता है तो व्यक्ति के लिए वो एक आदर्श के रूप में कार्य करती है, वो उसके लिए आइडियल होती है और उसको उसके अनुसार उसको फॉलो करना होता है। और वो ये मानता है कि उसके अनुसार व्यवहार करना पड़ेगा उसको। और हिंदू मुस्लिम या दक्षिणी भारतीय, हम किसी को भी ले लें, सब की अपनी एक संस्कृति होती है और सब अपनी संस्कृति को दूसरी संस्कृति से श्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि वो अपनी संस्कृति को आदर्श मानते हैं। तीसरा है संस्कृति में सामाजिकता का गुण है। मैंने बताया कि समाज का सदस्य होता है, समाज में रहता है। समाज के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती और मनुष्य के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। और मनुष्य जब जन्म लेता है तो संस्कृति के साथ जन्म नहीं लेता, समाज में आकर, समाज में रहकर, सामाजिक नियमों को फॉलो करके, सांस्कृतिक नियमों को, सांस्कृतिक तत्वों को ग्रहण करके संस्कृति को ग्रहण करता है। तो संस्कृति का संबंध व्यक्ति विशेष से नहीं होता वरन पूरे समाज से होता है। परंपरा, भाषा, कला आदि संपूर्ण समाज के विशेषताओं को प्रकट करते हैं। हम कह सकते हैं कि संस्कृति के अंदर सामाजिकता का गुण होता है। संस्कृति जो होती है समाज से संबंधित होती है, व्यक्ति समाज में व्यवस्था के लिए आवश्यक होती है। समाज के सदस्यों के द्वारा बनाए गए नियम होते हैं जिनको किस होता है और समाज में रहने के लिए व्यक्ति को संस्कृति को अपनाना जरूरी होता है। फिर संस्कृति में अनुकूलन का गुण होता है। एडेप्टेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि हमारी कल्चर के अंदर एडेप्टेशन की एक बहुत बड़ी क्वालिटी पाई जाती है। हम देखते हैं कि हमारी संस्कृति जो होती है गतिशील होती है और वो परिवर्तनों के अनुसार अपने आप में अनुकूलन कर लेती है। जैसे कि रेगिस्तान में रहने वाले लोग या बर्फीले प्रदेशों में रहने वाले लोग, उनकी भौगोलिक परिस्थितियों में अंतर होता है तो उनकी संस्कृति में भी अंतर होता है, उनके खान पान में अंतर होता है, उनके रहन सहन में अंतर होता है, उनके वस्त्रों में अंतर होता है, उनकी भाषा में अंतर होता है। तो संस्कृति जो होती है अकॉर्डिंग टू भौगोलिक जो जोग्राफिकल कंडीशंस होती हैं, जो भौगोलिक परिस्थिति होती है उसके अकॉर्डिंग परिवर्तित हो जाती है। हम अपने कल्चर में चेंज कर लेते हैं। इसमें अडेप्टेशन की क्वालिटी होती है। संस्कृति बहुत इजीली दूसरी कल्चर को भी अडेप्ट कर लेती है और अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट भी अडेप्टेशन उसके अंदर पाया जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी संस्कृति में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है संस्कृति अधिवैयक्तिक होती है और अधिसावयवी होती है। सुपर इंडिविजुअल एंड सुपर ऑर्गेनिक, ये जो अवधारणा थी संस्कृति को अधिवैयक्तिक और अधिसावयवी,
क्रॉबर ने कहा था, और उसने कहा था कि संस्कृति का संबंध एक व्यक्ति से नहीं है, बल्कि इसका संबंध एक समाज से है और संपूर्ण समाज से है, और ये संपूर्ण समाज की विशेषता है। अतः ये व्यक्ति से ऊपर है, इसको इसलिए हम बोले सुपर इंडिविजुअल, ये व्यक्ति से परे है। हम संस्कृति, व्यक्ति को संस्कृति का निर्माता कहते हैं, लेकिन उसमें समाज जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। किसी एक व्यक्ति विशेष के व्यवहार को हम संस्कृति नहीं कहते, समूह के व्यक्तियों के समूह के द्वारा जब हम किसी व्यवहार को मान्यता प्रदान करते हैं, तब जाके वो संस्कृति का हिस्सा बनती है, इसलिए ये अधिवैयक्तिक है। दूसरा इसको कहा कि अधिसावयवी, सावयवी का मतलब था ऑर्गेनिक, और यहाँ पे ऑर्गेनिज्म एक जीव से इसकी तुलना की, और उस जीव को उन्होंने मनुष्य माना कि वंशानुक्रमण से हम लोग हेरिडिटिकली हम कभी भी कल्चर को प्राप्त नहीं करते, बाय बर्थ हम कल्चर नहीं होते हैं। तो इसी कारण इसको हम सुपर ऑर्गेनिक कह रहे हैं, अधिसावयवी कह रहे हैं, क्योंकि मनुष्य सावयव है, मनुष्य एक ऑर्गेनिज्म है, एक जीव है, और जो संस्कृति में जन्म लेता है, ना कि संस्कृति के साथ जन्म लेता है। वो एक जब जन्म लेता है तो उसके चारों ओर एक संस्कृति होती है, एक कल्चर्ड एनवायरनमेंट होते हैं, उसे पता होता है, उसे बताया जाता है कि जब जन्म लेगा उसके बाद बड़ा होता है, धीरे धीरे परिवार में रहकर, परिवार के बाहर वो धीरे धीरे उन सांस्कृतिक तत्वों को सीखता है, समझता है, ग्रहण करता है, और एक बेहतर सामाजिक प्राणी बनने का प्रयास करता है। तो ये संस्कृति के अंदर जन्म लेता है, संस्कृति के साथ जन्म नहीं लेता, इसलिए अधिसावयवी कहलाता है। लास्ट वन, ये संस्कृति हस्तांतरित होती है। जैसा कि मैंने कहा कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को संस्कृति का हस्तांतरण होता है, और इस हस्तांतरण में भाषा सबसे इंपॉर्टेंट मीडियम होता है, सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है, और इस भाषा के द्वारा, लेखन के द्वारा संस्कृति का संचय किया जाता है। मनुष्य जो कुछ भी ऑब्जर्व करता है, जो कुछ भी एक्सपीरियंस करता है, जो कुछ देखता है, जो कुछ अनुभव करता है अपने जीवन पर्यंत, उसको, उन अनुभवों को वो लिख लेता है, और उस लेखन के द्वारा उसे संस्कृति को संचित कर लिया जाता है, और उन अनुभवों की सहायता से भावी पीढ़ी अपने आप को उन्नत बनाती है। भावी पीढ़ी जो होती है उससे और ज्यादा डेवलपमेंट करती है, और ज्यादा विकास करती है। जैसे कि पहले पहिए का आविष्कार हुआ, उसके बाद मोटर, रेलगाड़ी, वायुयान, और जिस तेजी से विकास हो रहे हैं वो आप देखिए। और ये सारे विकास जो है वो मनुष्य के अनुभव का ही परिणाम है, कि जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उसको जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ता, उसके पास पहले से अनुभवों का पिटारा होता है, और उन अनुभवों से, और जो पहले से चीजें आविष्कृत की जा चुकी हैं, उन वस्तुओं से उसके आगे की प्रोग्रेस करते हैं, उसके आगे के कल्चरल एलिमेंट्स को डेवलप करते हैं। These are the elements of culture, ये संस्कृति के अंग हैं। जिस प्रकार से मानव शरीर का निर्माण विभिन्न अंगों से होता है, ठीक उसी प्रकार से संस्कृति का निर्माण भी विभिन्न अंगों से होता है, और ये सारे के सारे अंग आपस में मिलकर, पारस्परिक संबंधित होकर और अंतर्निर्भरित होकर, एक दूसरे पर निर्भरता शो करके संस्कृति में संतुलन और संगठन को बनाए रखते हैं। मीन्स एक बैलेंस, सारे के सारे कल्चरल एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और ये सारे के सारे अंग जो है, संस्कृति के वेरियस अंग जो है, जिसमें कि कल्चरल एलिमेंट है, सांस्कृतिक तत्व है, सांस्कृतिक संकुल है, सांस्कृतिक प्रतिमान है, और सांस्कृतिक क्षेत्र है, ये सारे आपस में मिलकर समाज के अंदर एक व्यवस्था, एक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसमें सबसे पहला आता है हमारा सांस्कृतिक तत्व। सांस्कृतिक तत्व जो है, हर्स्कोविट्ज ने एक डेफिनेशन दी थी, एक परिभाषा दी थी, उसमें बताया था कि संस्कृति का सबसे छोटी इकाई है ये, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कल्चर, यानी इसे, और दूसरा एक क्रॉबर ने दी थी कि न्यूनतम परिभाषित तत्व है, इसको और ज्यादा परिभाषित नहीं किया जा सकता, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, सबसे छोटी इकाई होती है, जिसमें और ज्यादा विभाजन नहीं किया जा सकता, और अगर विभाजन किया जाता है तो वो अर्थपूर्ण नहीं रहती है। जैसे कि पेन के अंदर एक निब होती है, उसके अगर नॉब को आगे निकाल दिया जाए और रिफिल के पीछे वाले पार्ट को अलग रख लिया जाए, तो वो दोनों पार्ट जो है वो यूजलेस हो जाएंगे। जब तक वो दोनों जुड़े हुए हैं तब तक वो एक
यूजफुल काम के अंदर आएंगे, तो हम उसको कैन की जो रिफल है उसको हम एक कल्चरल एलिमेंट कह सकते हैं। और इसको हम जैसे कि भौतिक कल्चरल एलिमेंट्स जो होते हैं उसके अंदर हम ले सकते हैं कोई भी उपकरण हो, मेज हो, बर्तन हो, ये हमारे भौतिक सांस्कृतिक तत्व हैं। अभौतिक सांस्कृतिक तत्वों के अंदर हम ले सकते हैं पैर छूना, पूजा के समय फूल चढ़ाना, तिलक करना, ये सारे कल्चरल एलिमेंट्स हैं, सांस्कृतिक तत्व हैं। तो सांस्कृतिक तत्वों को भी हम दो पार्ट्स में विभाजित कर सकते हैं, भौतिक और अभौतिक। भौतिक सांस्कृतिक तत्वों में जो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं उसमें जो स्मॉलेस्ट यूनिट के अंदर है, जो अपने आप में कोई भी उपकरण है, कोई भी हम ले सकते हैं, सीजर ले सकते हैं, टेबल ले सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है वो भौतिक उपकरणों के अंदर आएंगी। और जब हमारे एग्जाम्स के रिजल्ट आने लगते हैं तो हम जनरली मंदिरों में बहुत ज्यादा जाते हैं और उस वक्त प्रसाद जो हम खरीद के ले जाते हैं भोग चढ़ाने के लिए या फूल जो ले जाते हैं अर्पित करने के लिए भगवान को, वो सारे हमारे अभौतिक सांस्कृतिक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा संस्कृति संकुल। जब हम सांस्कृतिक तत्वों को अर्थपूर्ण ढंग से जोड़ देंगे, साथ में मिला देंगे, तो उससे जो कॉम्बिनेशन बनेगा, जो एक योग बनेगा उनका, वो संस्कृति संकुल कहलाएगा। मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति किसी एक सांस्कृतिक तत्व से नहीं कर सकता। उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत सारे सांस्कृतिक तत्वों की आवश्यकता होती है और उसे बहुत सारे सांस्कृतिक तत्वों का सहयोग लेना होता है, जैसे कि मूर्ति पर जल छिड़कना, पुष्प चढ़ाना, भोग लगाना, ये सारे अलग अलग सांस्कृतिक तत्व हैं। और ये सारे सांस्कृतिक तत्व आपस में मिलकर धार्मिक सांस्कृतिक संकुल का निर्माण करते हैं। इसी तरह से सौंदर्य संकुल भी हो सकता है। बहुत सारे अलग अलग ब्यूटी प्रोडक्ट्स जिनको अलग अलग तरीके से यूज करके हम उसको सौंदर्य सांस्कृतिक संकुल का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार से अलग अलग सांस्कृतिक तत्व जब अर्थपूर्ण ढंग से एक दूसरे से मीनिंगफुल होना बहुत जरूरी है, अर्थपूर्ण होना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर हमें एक दीवार खड़ी करनी है तो हमारे पास ईंट, चूना, पत्थर, इन सब का एक ढेर पड़ा है, तो उस ढेर को हम कल्चर कॉम्प्लेक्स नहीं कहेंगे, लेकिन उस ढेर को अगर हमने चूना, ईंट, पत्थर को सीक्वेंस में लगा दिया और एक दीवार का निर्माण कर लिया तो हम उसे कल्चर कॉम्प्लेक्स कह देते हैं। जब तक वो अलग अलग हैं वो कल्चर एलिमेंट्स हैं, जब वो जुड़ गए, दीवार बना दी, तो कल्चर कॉम्प्लेक्स हो गए। थर्ड वन इज कल्चरल पैटर्न, सांस्कृतिक प्रतिमान। रूथ बेनेडिक्ट जो थी उसने अपनी पुस्तक पैटर्न्स ऑफ कल्चर के अंदर सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा को दिया था। उन्होंने प्यूब्लो, डोबू, क्वाकुंचल जनजातियों का अध्ययन किया था और उनकी संस्कृति का अध्ययन किया था और उसके आधार पर सांस्कृतिक प्रतिमान को समझाया था। उन्होंने बताया था कि जब विभिन्न सांस्कृतिक संकुल अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ जाते हैं तो सांस्कृतिक प्रतिमान का निर्माण करते हैं। वेरी सिंपल। सबसे पहले हमारे पास सबसे छोटी यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है सांस्कृतिक तत्व, और जो सांस्कृतिक तत्व मीनिंगफुल ढंग से जुड़ गए तो उन्होंने बना दिया संस्कृति संकुल। और जब संस्कृति संकुल जो है वो मीनिंगफुल ढंग से जुड़ गया तो बन गया संस्कृति प्रतिमान। और ये प्रतिमान के अंदर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हमारा कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा। जाति प्रथा में बहुत सारे सांस्कृतिक तत्व होते हैं, उससे हमारे जातिगत बंधन बनते हैं और उसके बाद उन बंधनों से जाति प्रथा का निर्माण होता है। जाति संबंधी नियोग्यताएं होती हैं, हम सब नियोग्यताएं जब कंबाइंड हो जाती हैं तो एक जाति प्रथा का निर्माण होता है। एग्जाम्पल हम संयुक्त परिवार का भी ले सकते हैं। संयुक्त परिवार के अंदर भी अलग अलग कल्चरल एलिमेंट्स होंगे। कल्चरल एलिमेंट्स के अंदर एक परिवार में रहने वाले सारे लोग हो गए और फिर जब वो सारे लोग एक साथ जुड़कर काम करने लगे, एक ही घर के अंदर निवास करने लगे, एक दो या दो से अधिक पीढ़ी के लोग साथ में रहने लगे, तो उन्होंने एक कल्चर पैटर्न का निर्माण कर दिया। उनके फिर खाने पीने रहने के तरीके जो कॉमन हो जाएंगे एंड दैट इज सांस्कृतिक प्रतिमान। लास्ट वन इज कल्चर एरिया, सांस्कृतिक क्षेत्र। फ्रेंच प्योस जो था उन्होंने इस अवधारणा का प्रयोग किया था और उन्होंने इस अवधारणा का प्रयोग ये जाना कि कोई भी संस्कृति जो है वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में उस संस्कृति का प्रसार क्यों और कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है
और किस कारण से होता है कि संस्कृति जो है वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रसारित हो जाती है। तो उसके लिए उन्होंने संस्कृति क्षेत्र की अवधारणा दी थी और उन्होंने बताया था कि भौगोलिक पर्यावरण का संस्कृति से बहुत ही गहरा संबंध होता है। अगर भौगोलिक भिन्नता होती है तो मानवीय आवश्यकताओं में भिन्नता होती है, और जब मानवीय आवश्यकताओं में भिन्नता देखने को मिलती है तो उससे संस्कृति में भिन्नता उत्पन्न होती है। और एक स्थान विशेष की जो संस्कृति होती है उसका विस्तार एक भौगोलिक क्षेत्र में विशेष रूप से होता है। एक पर्टिकुलर एरिया की अगर कल्चर है, उसका डिफ्यूजन हो रहा है, प्रसार हो रहा है, तो वो एक विशेष रूप से उसका प्रसार जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान के अंदर होता है। विस्लर ने रेड इंडियन जनजाति का अध्ययन किया था और बताया था कि यदि नई दुनिया न्यू वर्ल्ड के आदिवासियों को सांस्कृतिक तत्वों के आधार पर बांटा जाए तो हमें कुछ एरियाज प्राप्त हो सकते हैं, जैसे कि भोजन क्षेत्र प्राप्त हो सकता है, हमें वस्त्र क्षेत्र प्राप्त हो सकता है, धर्म क्षेत्र प्राप्त हो सकता है, और इन सभी के लिए अगर एक साथ सोचा जाए तो उसे हम सांस्कृतिक क्षेत्र कह सकते हैं। सांस्कृतिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र जहां पर कि समान संस्कृति को या एक ही संस्कृति को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं, वो कल्चर एरिया कहलाता है। एक पर्टिकुलर एरिया जहां पर कि रहने वाले सभी लोग जो हैं वो एक संस्कृति को फॉलो करते हैं, एक संस्कृति के समान सांस्कृतिक तत्वों को फॉलो करते हैं, तो संस्कृति क्षेत्र कहलाता है। ऑकबर्न ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सोशल चेंज में 1992 के अंदर भौतिक और अभौतिक संस्कृति के रूप में संस्कृति के प्रकारों को बताया था। और संस्कृति की बेसिकली जैसा आप देख रहे हैं दो प्रकार होते हैं, प्रमुख दो प्रकार होते हैं, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति, मटेरियल कल्चर एंड नॉन मटेरियल कल्चर। मनुष्य जो अपनी आवश्यकताएं होती, मैंने कहा कि संस्कृति मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। तो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन भी वस्तुओं का निर्माण करता है, जिन्हें कि हम देख और छू सकते हैं, वो सारी वस्तुएं भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। मेलनस्की और रेडक्लिफ ब्राउन जो था, उन्होंने भी संस्कृति की आवश्यकताओं एक प्रकारात्मक पक्ष का उल्लेख किया था और उन्होंने बताया था कि संस्कृति की विभिन्न इकाइयां जो है वो हमारी किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति करती है। थ्योरी ऑफ नीड दिया था उन्होंने, किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति जरूर करती है, और अगर संस्कृति का कोई तत्व हमारी किसी आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता है तो वह तत्व विलुप्त हो जाता है, उस तत्व का कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो बेसिक संस्कृति का काम जो होता है वो हमारी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है, और जब हम अपनी इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किन्हीं वस्तुओं का निर्माण करते हैं और वो वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें कि हम देख और छू सकते हैं, तो उन वस्तुओं को हम लोग भौतिक संस्कृति के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा है हमारा अभौतिक संस्कृति। इसके अंतर्गत संस्कृति के अभौतिक पक्ष को शामिल किया जाता है, जैसे धर्म, भाषा, कला, परंपरा, विश्वास, रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं, ये सारे के सारे जो हैं वो हमारे अभौतिक पक्ष है संस्कृति का। और इन सब चीजों को मनुष्य समाज का सदस्य होने के कारण समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा सीखता है, और इसका संबंध जो होता है समाज के जो प्रचलित विश्वास होते हैं उनको व्यक्ति जब सीखता है तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करता है और इसकी निरंतरता को, कंटिन्यूटी को बनाए रखता है। ये जो सांस्कृतिक तत्व होते हैं, ये जो अभौतिक संस्कृति होती है, बेसिकली महसूस की जाती है, फील की जाती है। इसे देखा और छुआ नहीं जाता, इसे महसूस किया जाता है, और इसे व्यक्ति अपनी भाषा के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को संचारित करता है। और भौतिक संस्कृति के अंदर अगर विशेषताओं को, उसकी विशेषताओं को देखा जाए तो सबसे पहली विशेषता, जैसा मैंने आपको बताया, मूर्तता, यानी कि भौतिक संस्कृति जो होती है मूर्त होती है। मूर्त का मतलब जिसे हम देख को छू सकते हैं। कोई भी उपकरण ले लीजिए आप, टीवी ले लीजिए, रेडियो ले लीजिए, टेबल, चेयर, टेबल, कुर्सी, बस, कार, बिल्डिंग,
ये सारी चीजें जो है वो भौतिक संस्कृति है और इन्हें हम देख और छू सकते हैं। दूसरा होता है मापन। मेजरमेंट इज पॉसिबल इन मटेरियल कल्चर। जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं उनका हम मेजरमेंट ले सकते हैं, उनको नाप सकते हैं, उनकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई को हम नाप सकते हैं, तो उनका मेजरमेंट पॉसिबल होता है। तीसरा होता है सरलता, कि बेसिकली इन कंपैरिजन टू नॉन मटेरियल कल्चर और भौतिक संस्कृति, कंपैरिजन के अंदर भौतिक संस्कृति जो होती है वो ज्यादा इजी होती है, सरल होती है, सिंपल होती है, उसमें सिंपलिसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि हम अपनी उपयोगिता, वेदर वो हमारे लिए यूजफुल है या नहीं, हमारे लिए यूजफुल है तो किस सेंस में है, उसका ज्ञान हम सरलता से कर लेते हैं। हम बता सकते हैं कि अगर मैं कंप्यूटर यूज कर रही हूँ तो मैं बता सकती हूँ कि ये कंप्यूटर मैं क्यों यूज कर रही हूँ, मैं कैसे उसको यूज कर सकती हूँ, और उसको यूज करने के तरीकों को मैं इजीली समझा सकती हूँ। तो मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है वो भी मैं बता सकती हूँ, और उसकी इम्पोर्टेंस उसको यूज करने पे आपको पता भी चल जाती है। इसी तरह आप कोई गाड़ी चलाते हैं या फिर आप कोई कपड़ा पहनते हैं तो आप उसकी इम्पोर्टेंस बता सकते हैं। सर्दियों में वुलन क्लोथ पहनते हैं तो आप बता सकते हैं कि आपने वुलन क्लोथ क्यों सेलेक्ट किए हैं। तो हम बेसिकली इसकी उपयोगिता और उपयोगिता का ज्ञान सरलता से हो जाता है। इससे भौतिक संस्कृति और भौतिक संस्कृति की तुलना में सरल होती है। तीसरा से ये होता है कि चौथा से तीव्र परिवर्तन। भौतिक संस्कृति के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो बहुत तेजी से होते हैं। देखिए, कभी हम 4 पहियों पे चलते थे, फिर 2 पहियों में चलने लगे और फिर हम हवा में उड़ने लगे। तो 2 पहियों पे साइकिल पे चले हम लोग, फिर 4 पहियों पे गाड़ी पे चले और फिर हम हवा में उड़ने लग गए। तो ये एक बहुत तेजी से परिवर्तन आया है। पहले भाप का इंजन था, विद्युत इंजन चलने लग गया है। पहले हम लैंडलाइन फोन यूज करते थे, आज हम मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं। तो दिस इज लाइक कि भौतिक संस्कृति में बहुत तेजी से परिवर्तन होता है। एक होता है ग्रहणशीलता। इसको इजीली आप ग्रहण कर सकते हैं। आपको जब चाहिए जिस भौतिक वस्तु का उपयोग करना है, जिस भौतिक संस्कृति का उपयोग करना है, आप उस भौतिक वस्तु का उपयोग उतनी इजीली कर सकते हैं। उसके अंदर किसी प्रकार की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तीसरा ये कि एक इसका गुण यह है संचयी प्रवृत्ति। भौतिक संस्कृति में हमेशा नई नई चीजें एड ऑन होती जाती हैं। पदार्थों की जो भौतिक पदार्थ होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि होती जाती है। हम कभी ये नहीं कहते कि हाँ चीजें कम हो गई हैं या हम वापस बैक चले गए, हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो आगे जाकर वापस बैक चली गई है, ऐसा नहीं होता। कुछ नई टेक्नोलॉजी, कुछ नया ज्ञान, कुछ नवीनता उन पदार्थों के अंदर एड ऑन होती जाती है और संख्या उनकी बढ़ती जाती है, चीजों की संख्या बढ़ती जाती है। आप देखिए, पहले वस्त्र जो हम पहनते थे उनके पैटर्न, डिजाइन, क्लोथ क्वालिटी में वेरिएशंस नहीं थे, लेकिन आज वैरायटी है। हर चीज में वैरायटी है, बहुत सारी वेरिएशंस है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इनफैक्ट आई मस्ट से, जब आप बाजार में जाते हैं तो आपके किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए जाते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं चीजों को खरीदने के। यानी कि भौतिक संस्कृति में संचय की प्रवृत्ति होती है, एड ऑन होती जाती है चीजें। और जैसा मैंने अभी बोला, अनेक विकल्प होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस इसके अंदर आ गए। और ये भौतिक संस्कृति एक निश्चित डायरेक्शन होती है, एक डेफिनेट डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा है, कभी भी बैक नहीं आएगी। मैंने आपको बताया कि 2 से 4 पहिए और 4 पहिए से हवा में, यानी बैलगाड़ी से मोटर कार, रेल एंड देन हवाई जहाज और एरोप्लेन। ये जो डेवलपमेंट है वो एक डायरेक्शन में, एक ये जो विकास है भौतिक संस्कृति का, वो एक निश्चित दिशा में हो रहा है और वो दिशा प्रोग्रेसिव है, उसमें हम वापस बैक नहीं आ रहे हैं, उसी के आगे बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की भौतिक संस्कृति हमारे बाह्य जीवन से संबंधित होती है। मतलब जो कुछ भी हमें आसपास हमारे दिखाई दे रहा है वो सब कुछ भौतिक संस्कृति। अभी मेरे आसपास मुझे टेबल दिखाई दे रही है, कुर्सी दिखाई दे रही है, आपके आसपास चेयर्स है, बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, ये सारी की सारी चीजें जो भी हमारे आसपास के जीवन के अंदर जो हमें दिखाई दे रही है, भौतिक संस्कृति है। अब हम बात करते हैं अभौतिक संस्कृति की। तो जैसा कहा कि भौतिक संस्कृति मूर्त होती है, तो अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है, यानी जिसे हम देख और छू नहीं सकते। जैसा कि मैंने कहा था, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इसमें माप तो संभव नहीं है। आप ये नहीं बता सकते कि मेरी जो
विचार है, मेरी जो सोच है, मेरी जो रीति रिवाज प्रथाएं हैं वो ज्यादा अच्छे हैं, तुम्हारे खराब हैं। आप उसको मेजर नहीं कर सकते, बोल सकते हैं लेकिन आप उसको मेजर नहीं कर सकते, आप किसी तरह से उसको प्रूव नहीं कर सकते। हो सकता है कि आपके विचार आपके लिए अच्छे हों लेकिन दूसरे के लिए नहीं है, आपकी परंपराएं, रीति रिवाज, प्रथाएं आपके लिए अच्छी हों लेकिन किसी और के लिए अच्छी नहीं हो। इंडियन सोसाइटी के जो कल्चरल वैल्यूज हैं वो वेस्टर्न सोसाइटी के कल्चरल वैल्यूज से बिल्कुल डिफर करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वेस्टर्न सोसाइटी की कल्चरल वैल्यूज खराब है और इंडियन सोसाइटी की कल्चरल वैल्यूज अच्छी है, या इंडियन सोसाइटी की कल्चरल वैल्यूज खराब है, वेस्टर्न सोसाइटी की कल्चरल वैल्यूज अच्छी है। दिस इज, ये सारा कुछ जो कंसेप्ट है वो डिपेंड करता है सोसाइटी टू सोसाइटी। एक सोसाइटी के लिए उसकी कल्चरल वैल्यूज बहुत अच्छी हो सकती हैं, दूसरे के लिए जरूरी नहीं कि वो उतनी अच्छी हो। तो इसमें हम लोग उसको माप तोल नहीं कर सकते, हम उसको किसी तरह से मेजर करके नहीं बता सकते। और ये कॉम्प्लेक्स होती है, इसीलिए मैंने कहा कि जटिल होती है, क्योंकि इसके अंदर हम इसको किसी भी तरीके से समझा नहीं सकते। अपने विचारों, धारणाओं, अनुभवों को हम कभी भी ये नहीं बता सकते कि आप उसको किसी के साथ शेयर करेंगे तो दूसरे के विचार जो होंगे बिल्कुल डिफरेंट होंगे। तो इसको समझना, इन परंपराओं, रीति रिवाजों को समझना अपने आप में बहुत जटिल होता है। इसमें स्थायित्व जो होता है वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू मटेरियल कल्चर, क्योंकि मटेरियल कल्चर में तो स्थायित्व होता नहीं, उसमें बहुत जल्दी से चेंजेस होते हैं, बहुत तीव्र परिवर्तन होते हैं। लेकिन अभौतिक संस्कृति के अंदर स्थायित्व ज्यादा होता है। अगर हम देखें तो हमारे विचारों में परिवर्तन कम हुआ है, लेकिन हमारे भौतिक जगत में परिवर्तन बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से हुआ है। आज भी हम जाति व्यवस्था, परिवार, विवाह, इन सबको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। हमारे रीति रिवाज, प्रथाओं, परंपराओं को उतनी ही शिद्दत से निभाते हैं। उनके अंदर अगर परिवर्तन करने की कोशिश भी की जाती है तो उसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं। बहुत सारे एफर्ट्स करने के बाद ही आप किसी भी प्रथा, परंपरा में परिवर्तन कर सकते हैं। इसके अलावा उसमें जनरली जो होता है स्थायित्व का गुण पाया जाता है, चेंजेस बहुत कम होते हैं। इसमें जैसे बाह्यता का गुण था, ये बाहरी होती है, इसमें बाध्यता का गुण होता है कि आपको जो हमारे रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं बनी हैं, जो व्यक्ति के लिए आवश्यक है, जो निर्धारित मूल्यों के अनुरूप है, उसके अनुरूप ही आपको आचरण करना पड़ेगा। आप जिस समाज के सदस्य हैं, उस समाज के जो व्यवहार प्रतिमान है, उन व्यवहार प्रतिमानों के अनुरूप आपको आचरण करना होगा। अगर आप उस समाज के सदस्य हैं तो ये आपसे अपेक्षा की जाती है। तो ये बाध्यता कारी होती है, आपके फोर्सफुली डाली जाती है कि आप उन रीति रिवाजों को फॉलो करें, क्योंकि आप उस समाज के सदस्य हैं और वो नियम, कानून, कायदे समाज के अंदर व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं। तो आप उस समाज का सदस्य होने के कारण ये आपकी महती भूमिका होती है उसके अंदर कि आप उन नियमों का पालन करें। इसकी एक डायरेक्शन जो होती है, जैसे उसमें बोला कि निश्चित दिशा होती है भौतिक संस्कृति के अंदर, अभौतिक संस्कृति में अनिश्चित दिशा होती है। जैसे कि मैंने बताया कि प्राचीन काल के अंदर पहले या अभी कुछ टाइम पहले तक संयुक्त परिवार जो था, ग्रामीण समाज के अंदर संयुक्त परिवार बहुत इंपॉर्टेंस रखता था। लेकिन जैसे जैसे नगरीकरण हुआ, आधुनिकीकरण हुआ, वैसे वैसे संयुक्त परिवार एकाकी परिवारों में परिवर्तित हो गए। और आज जब पति पत्नी दोनों वर्किंग कंडीशन में है तो हम बैक जा रहे हैं और संयुक्त परिवार के महत्व को समझ रहे हैं और वापस संयुक्त परिवार में लौट रहे हैं। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो थोड़ी सी अनिश्चित होती है। आप फैशन को ले सकते हैं इसके अंदर एग्जाम्पल, कि कोई निश्चित दिशा नहीं है, हम वापस बैक उसी फैशन में भी चले जाते हैं, नए फैशन को अपनाकर। और ये हमारे आंतरिक जीवन से संबंधित होती है। जो भी हमारे ज्ञान है, विश्वास है, ये सारी की सारी चीजें हमारी आंतरिक मनस्थितियां होती हैं और उन आंतरिक मनस्थितियों के अकॉर्डिंग ही हमारा जीवन चलता है। इस अभौतिक संस्कृति का निर्माण होता है। विलियम एफ ऑकबर्न जो था, उसने अपनी बुक सोशल चेंज के अंदर थ्योरी दी थी, सांस्कृतिक विलंबन का सिद्धांत। जैसा आपको इस डायग्राम में दिख रहा है कि भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति, जैसा कि हम अभी पहले डिफरेंस देख चुके हैं कि भौतिक संस्कृति क्या होती है, अभौतिक संस्कृति क्या होती है, दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो हमने उसमें पढ़ा था कि भौतिक संस्कृति में तीव्र परिवर्तन होता है और अभौतिक संस्कृति के अंदर स्थायित्व का गुण ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि हमारे जो प्राचीन जो परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस हैं, वैल्यूज हैं, नॉर्म्स हैं, उनमें चेंजेस
आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। आज भी हम ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम को फॉलो करते हैं। आज भी हम करवा चौथ के व्रत पर छलने से हस्बैंड की शक्ल देखते हैं, क्योंकि हम ट्रेडिशनल वैल्यूज को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन भौतिक संस्कृति में जो चेंजेस हैं, आज आप किसी को बैलगाड़ी पर जाते हुए नहीं देखेंगे। बहुत रेयरली यू हैव सीन दैट, ऐसा नहीं देख पाएंगे। आप देखेंगे हवाई जहाज में भी लोग उड़ रहे हैं, और टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस हुए हैं बहुत ज्यादा हो गए हैं, और लोग उन टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो उनकी लाइफ का एक पार्ट बन चुकी है। तो प्राचीन समय में जिस प्रकार की भौतिक संस्कृति थी और आज की जो भौतिक संस्कृति है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। पहले हम चल रहे थे और आज हम उड़ रहे हैं। दिस इज द वास्ट डिफरेंस वी हैव सीन इन मटीरियल कल्चर, जो कि हमें अभौतिक संस्कृति में नहीं देखने को मिलता। आज भी हम परिवार, विवाह, नातेदारी, हमारी रूढ़ियां, प्रथाएं, परंपराएं, हमारे विश्वास, हमारे विचार, हमारी सोच, उसमें इतना परिवर्तन नहीं ला पाए। आज भी हम जब हम किसी का नाम पूछते हैं तो उसके साथ सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं उसका सरनेम क्या है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता है, हमारी सोच है, जिसमें कि परिवर्तन नहीं आया है, और उस सोच में परिवर्तन आने में काफी वक्त लगेगा, जबकि भौतिक संस्कृति में परिवर्तन बहुत ज्यादा आ गया है। तो उनके कंसेप्ट जो था उसमें उन्होंने बताया कि भौतिक संस्कृति में बहुत तेजी से परिवर्तन होता है और अभौतिक संस्कृति में बहुत धीमी गति से परिवर्तन होता है, जिसके कारण भौतिक संस्कृति आगे निकल जाती है और अभौतिक संस्कृति पीछे रह जाती है। तो उन दोनों के बीच का जो गैप होता है, जो डिफरेंस है दोनों के बीच का, वो गैप जो होता है वो सांस्कृतिक पिछड़न या सांस्कृतिक विलंबन कहलाता है। तो संस्कृति के अंदर भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति के अंदर जो चेंजेस होते हैं, उन परिवर्तनों के आधार पर उन्होंने सांस्कृतिक विलंबन का सिद्धांत दिया था, और उन्होंने बताया था कि संस्कृति के अंदर जो परिवर्तन है वो भौतिक संस्कृति में तेजी से होते हैं, अभौतिक संस्कृति में धीमी गति से होते हैं, और उन दोनों के बीच उस रेस के अंदर भौतिक संस्कृति आगे निकल जाती है, अभौतिक संस्कृति पीछे रह गई है। और ये सिद्धांत वर्तमान समय पर भी उतना ही सटीक लागू होता है। आज भी हम देखते हैं कि भौतिक संस्कृति में परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहे हैं। हमने उस भौतिक संस्कृति को अपने जीवन का अंग बनाया है और उन नवीन परिवर्तनों में हम जी रहे हैं, लेकिन अभौतिक संस्कृति में हम उतने परिवर्तन नहीं कर पाए हैं। जाति संबंधी जो जाति के आधार पर जो भेदभाव था, वो भेदभाव कम हो गया है, लेकिन आज भी जाति के आधार पर ग्रुपिज्म जो है, डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया, लेकिन ग्रुपिज्म आज भी देखने को मिलता है। तो हम कहीं ना कहीं भौतिक संस्कृति से उतना परिवर्तन, अभौतिक संस्कृति में उतना परिवर्तन नहीं कर पाए हैं जितना कि किया है। और संस्कृति के बिना हम ये मानकर चलते हैं कि मानव पशु के समान है, और संस्कृति एक धरोहर है जिसे मनुष्य समाज प्राप्त करता है, और मनुष्य और पशु दोनों के मध्य जो अंतर है वो सिर्फ संस्कृति का ही अंतर है, जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, एक समाज से दूसरे समाज को पृथक करती है। और संस्कृति मानव समाज का एक अभिन्न अंग है। बिना संस्कृति के हम समाज और व्यक्ति की कल्पना नहीं कर सकते। थैंक यू, धन्यवाद।